हाँ, आपको ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ वो चीज आ जाएगी बेटा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ आप और फेमिलियर हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आप अगर एल्केन को देखो तो एल्केन में सबसे छोटा एल्केन मेथेन है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। अब इसमें 1 पुट करोगे तो CH4 ही मिलेगा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो CH4, 2 पुट करोगे C2H6, 3 पुट करोगे C3H8। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर आप एल्कीन की बात करो तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और आपको पता है कि सबसे छोटा एल्कीन में 2 कार्बन, एक कार्बन का कोई एल्कीन नहीं होता। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, अगर 1 पुट करते तो CH2 मिलता, लेकिन एक कार्बन का एल्कीन तो होता ही नहीं, इसलिए CH2 करके कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, इस तरीके से आपको एल्कीन मिलेंगे। और उसी तरीके से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ आप और फेमिलियर होगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आप लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफिनीशन लिखो। लिखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड in which the chemical formula of a compound in which elements are present in their actual atomic ratio, in their actual atomic ratio. The chemical formula of a compound in which elements are present in their actual atomic ratio are called molecular formula, are called molecular formula. आगे लिखो in molecular formula, in molecular formula, in molecular formula, atoms of various elements, atoms of various elements, atoms of various elements can be present, atoms of various elements can be present in simple ratio, in simple ratio or not, इन सिंपल रेशियो और नॉट, दोनों हो सकता है। वो सिंपल रेशियो के टर्म्स में भी हो सकते हैं और सिंपल रेशियो नहीं भी हो सकते, ठीक है। जैसे आपने देखा CH4, CH4 में एटम्स जो है वो सिंपल रेशियो में है और C2H6 में एटम सिंपल रेशियो में नहीं है, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। CH2O, CH2O में एटम सिंपल रेशियो में है, बट C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर एटम सिंपल रेशियो में नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स हैं वो सिंपल रेशियो के टर्म्स में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब देखो बात आती है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसके इंपीरिकल फॉर्मूला से रिलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपीरिकल फॉर्मूला से कैसे रिलेट किया जाता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula is equal to n times n multiplied by empirical formula. Molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. आगे लिखो where n is number of empirical formula unit, where n is number of empirical formula unit
present, where n is number of empirical formula unit present in molecular formula, where n is number of empirical formula unit present in molecular formula. बाकी n को देखो निकालेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ empirical formula unit, number of empirical formula unit, number of empirical formula unit is equal to molecular mass divided by empirical formula mass, empirical formula mass. जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास निकलता है, वैसे ही इंपीरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा. जैसे एक कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला CH2 है, तो उस इंपीरिकल फॉर्मूला में जो एटम्स है उनके एटॉमिक मास का सम होगा इंपीरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, तो नंबर ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला यूनिट n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड. इस तरीके से n निकल जाएगा, और n अगर आपको पता चल गया और इंपीरिकल फॉर्मूला आपको पता है, तो फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब बात आती है कि हम एक कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे. नोट करो, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula, determination of empirical formula of a compound, determination of empirical formula of a compound. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस पे स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. इसमें लिखो, while determining empirical formula of a compound, while determining empirical formula of a compound, following steps are followed. Following steps are followed. While determining empirical formula of a compound, following steps are followed. अब जरा देखो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं. स्टेप 1, स्टेप 1, लिखो फर्स्ट वी डिटरमाइन the percentage composition. First we determine the percentage composition of all the elements. First we determine the percentage composition of all the elements present in the compound quantitatively. quantitatively, quantitatively. तो जैसे मान लो अगर हमें पता है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम ये पता कर लेंगे कि कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है कंपाउंड के अंदर. फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास निकाल देंगे. हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं. इसमें स्टेप 1 में बोला गया, फर्स्ट वी डिटरमाइन the percentage composition of all the elements present
First, we determine the percentage composition of all the elements present quantitatively. Quantitatively. अभी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि उसके अंदर अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना परसेंटेज बाई मास है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज बाई मास है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज बाई मास है। ठीक है, तो ये है स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 लिखो, लिखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, percentage composition of each element, percentage composition of each element is divided, percentage composition of each element is divided by their respective atomic masses, is divided by their respective atomic masses to give the atomic ratio, to give the atomic ratio। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट का परसेंटेज बाई मास है, उस परसेंटेज बाई मास को हम उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। तो जो कार्बन का परसेंटेज बाई मास होगा उसको कार्बन के एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाई मास को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाई मास को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करके उनका एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे। ये है स्टेप 2। अब आप लिखो स्टेप 3। स्टेप 3 लिखो, द एटॉमिक रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, द एटॉमिक रेशियो of various elements, the atomic ratio of various elements is divided by, the atomic ratio of various elements is divided by their minimum value of atomic ratio, divided by their minimum value of atomic ratio, divided by their minimum value of atomic ratio, to get the simplest atomic ratio, to get the simplest atomic ratio, to get the simplest atomic ratio। तो अब बोला गया कि ये स्टेप 3 में कि जो हमने एटॉमिक रेशियो वैल्यू निकाली है हर एलिमेंट के लिए, उनमें से जो वैल्यू सबसे छोटी है, उस सबसे छोटी वैल्यू से सबके एटॉमिक रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे। तो उससे डिवाइड करने के बाद हमें सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखो स्टेप 4। स्टेप 4 लिखो, इफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज फ्रैक्शनल, इफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, if the simplest atomic ratio is fractional, then it is multiplied by, then it is multiplied by then it is multiplied by a smallest integral value, then it is multiplied by a smallest integral value, so that simplest atomic ratio becomes integral, simplest atomic ratio becomes integral। जैसे मान लो कि हमने जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो वैल्यू से जब हमने सबको डिवाइड किया, तो मान लो एक नंबर आ गया 1.5, बाकी सब तो इंटीग्रल वैल्यूज है, एक वैल्यू उसमें से 1.5 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, 1.5 को हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल से इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शनल से इंटीग्रल बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बाकी नंबर्स को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके जो नई वैल्यूज आएंगी, उन नई वैल्यूज को आप सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में कंसीडर करोगे।
ठीक है, अब आप नोट करो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप लिखो, लिखो टू गेट द इंपीरिकल फॉर्मूला, टू गेट द इंपीरिकल फॉर्मूला, to get the empirical formula of the compound, to get the empirical formula of the compound, symbols of various elements, symbols of various elements present in the compound, symbols of various elements present in the compound, symbols of various elements present in the compound are written side by side, are written side by side, are written side by side with their respective simplest atomic ratio, with their respective simplest atomic ratio as a subscript, as a subscript, as a subscript to the right side, to the right side of the symbol, as a subscript to the right side of the symbol. तो देखो, जैसे मान लो एक सिंबल है C, कार्बन, अब मान लो हमने निकाला कि कार्बन का सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है 3, तो देखो यहां पे अगर हम इसको लिखते हैं ना, यहां पे अगर यहां पे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है, और अगर इसको यहां पे लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और देखो हम कहां लिख रहे हैं इसको, राइट साइड में लिख रहे हैं, ना कि लेफ्ट साइड में, मतलब हम इस कार्बन के इधर पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखने का मतलब लेफ्ट साइड, बाद में लिखने का मतलब राइट साइड। तो हमें जो एलिमेंट का सिंबल है उस सिंबल के राइट साइड में लिखना है, और किस फॉर्म में लिखना है, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, मतलब यहां लिखना है। तो अगर कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे, C3 लिखोगे, C3। समझ आया? तो इस तरीके से सारे एलिमेंट के सिंबल को, जैसे मान लो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है फॉर्मूला के अंदर, तो CHO ये लिख दिया। अब इसके बाद इनका जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो उसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मान लो ये है C2H6O, तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने का ये पूरा प्रोसीजर है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं, मतलब अभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, a compound contains 34.8% oxygen, 34.8% oxygen, 52.2% carbon, 52.2% carbon and 13% hydrogen, and 13% hydrogen. Determine the empirical formula of the compound. Determine the empirical formula of the compound. कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो देखो यहां पे आपको एक टेबल बनानी है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है, सेकंड कॉलम परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड कॉलम एटॉमिक रेशियो, फोर्थ कॉलम सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, फिफ्थ कॉलम की भी जरूरत पड़ सकती है अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो।
तो यहां पे एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट। इनका परसेंटेज कंपोजिशन देखो, कार्बन का 52.2 है, हाइड्रोजन का 13 है, ऑक्सीजन का 34.8। आप देखो क्या करेंगे बेटा, ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करते जाएंगे। तो 52.2 डिवाइड बाय 12, 52.2 डिवाइड बाय 12, 13 डिवाइड बाय 1, 34.8 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एटॉमिक रेशियो। तो 52.2 बाय 12 कितना आ गया, 12 4 जा 48, तो 4 बच गया, 42, 12 3 जा 36, 6, 4.35, 4.35। इसको अगर देखें तो ये आ गया 13, और यहां पे अगर आप देखो 16 2 जा 32, 2 तो 28, 16 1 जा 16, 12 बच गया तो 120, 16 7 जा 112, 8 बच गया 80, 16 5 जा 50, तो 2.175। अब आप देखो इसमें जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.175। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू 2.175, तो 2.175 से सबको डिवाइड कर दोगे तो 4.35 अपॉन 2.175, ये 2 आ गया। 13 डिवाइडेड बाय 2.175, 13 डिवाइडेड बाय 2.175, ये अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया, अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर इसको देखें तो 2.175 डिवाइड बाय 2.175, तो ये 1 आ गया। तो आप देखो ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ गया 261। तो इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज क्या आ गया बेटा, C2H6O, C2H6O। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड, calculate the empirical formula for a compound that contains, calculate the empirical formula for a compound that contains 26.6% potassium, 26.6% potassium, 35.4% chromium, 35.4% chromium, 35.4% chromium and 38% oxygen. Given atomic mass of potassium 39, atomic mass of potassium 39, chromium 52, oxygen 16.
K2Cr2O7। मुझे इसमें फर्स्ट वैल्यू बताओ कितना आया? 26.6 अपॉन 39। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0.68। सेकेंड वैल्यू ये भी 0.68 और थर्ड 2.375। तो इन सबको 0.68 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1, ये 1 आ गया। 2.375 अपॉन 0.68 कितना आता है? 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया। अब आप देखो ये वाली वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल, ये वैल्यू क्या आ गई? फ्रैक्शनल आ गई। तो फ्रैक्शनल को इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया वैल्यू? 227। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया कंपाउंड का? K2Cr2O7। अब एक बात समझ लेना बेटा, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपकी किस्मत अच्छी है, तो किस्मत अच्छी होने का मतलब ये परसेंटेज कंपोजिशन वहां पे गिवन है। बट अगर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन होगा ना, तो ये सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टफ टास्क है परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना। ठीक, तो एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का ही है और जो अक्सर स्कूल एग्जाम में आता है। जब स्कूल में इंटरनल एग्जाम होता है तो उसमें जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर क्या है इसका। ये एनसीईआरटी में जो लास्ट में एक्सरसाइजेस गिवन है बेसिक प्रिंसिपल्स इन केमिस्ट्री में, उसका 34th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, स्टेटमेंट नोट कर लो। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस contains carbon and hydrogen only. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. दो ही एलिमेंट है उसके अंदर। आगे लिखो burning a small sample of it in oxygen. Burning a small sample of it in oxygen. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram CO2, 3.38 gram CO2 and 0.69 gram water and no other products. आगे लिखो a volume of 10 liter at STP. A volume of 10 liter at STP of this welding gas. A volume of 10 liter at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. 11.6 ग्राम। अगर इस गैस का 10 लीटर एट एसटीपी कंसीडर कर तो उसका वेट गिवन है 11.6 ग्राम। कैलकुलेट।
फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। थर्ड पार्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो ये तीन पार्ट आपको कैलकुलेट करने हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पे आप देखो इस क्वेश्चन में, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन है बेटा। अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप कैसे निकालोगे? ठीक है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस कंपाउंड जो फ्यूल गैस है, फ्यूल गैस को अगर हम बर्न कराते हैं तो फ्यूल गैस को मान लेते हैं कि फ्यूल गैस है CXHY। अगर हमने बोला CXHY इज फ्यूल गैस, इसको हमने बर्न कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका जितना कार्बन होगा वो CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो H2O बन जाएगा। इसमें प्रेजेंट कार्बन CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन H2O बन जाएगा। तो एक बात आप कंफर्म मान करके चलोगे, जो CO2 है, CO2 में प्रेजेंट सारा कार्बन उसी कंपाउंड से है। CO2 का सारा कार्बन उस कंपाउंड से आया है, फ्यूल गैस से आया है। और H2O के अंदर प्रेजेंट सारा हाइड्रोजन उस कंपाउंड से आया है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि CO2 का कितना ग्राम बन रहा है, 3.38 ग्राम, और H2O का कितना बन रहा है बेटा, 0.69 ग्राम। अब जरा देखो आप कैसे एनालिसिस करोगे। यूनिटरी मेथड यूज करना है। अगर CO2 को कंसीडर करें तो CO2 के 44 ग्राम, अगर 44 ग्राम CO2 का है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन का प्रेजेंट है। तो आप लिखोगे 44 ग्राम of CO2 contains 44 gram of CO2 contains 12 gram of carbon. 44 gram of CO2 contains 12 gram of carbon. Therefore, 1 gram of CO2 contains, क्या हो जाएगा, 12/44 gram of carbon. 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे CO2 का कितना है, 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां से आपको कार्बन का मास मिल जाएगा जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो मास ऑफ कार्बन ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आता है ये। जीरो पॉइंट 0.92 ग्राम 0.92 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी तरीके से H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका मास निकाल लेंगे, और जितना हाइड्रोजन H2O के अंदर है वो सारा हाइड्रोजन कंपाउंड से आया है। तो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का मास आपको मिल जाएगा। तो फिर से यूनिटरी मेथड आप यूज करोगे, आप लिखोगे 18 ग्राम ऑफ H2O contains 18 ग्राम ऑफ H2O contains 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन एटम है, 18 ग्राम ऑफ H2O contains 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। Therefore, कितना है H2O का अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, 0.69। तो therefore 0.69 ग्राम ऑफ H2O contains 2/18 multiplied by 0.69 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको कैलकुलेट करके हाइड्रोजन का मास निकाल लो। - 0.076 ग्राम। (0.076 ग्राम। अब देखो आपको क्या करना है बेटा,
अब आपको कार्बन का मास मिल गया और हाइड्रोजन का मास मिल गया, और बताया गया कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अब आप इनका परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हो। तो परसेंटेज बाय मास जरा देखो कैसे निकलेगा। हमें पता चल गया कि सिर्फ दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज बाय मास कितना हो जाएगा, 0.92 ग्राम कार्बन का है, और टोटल मास क्या हो जाएगा, 0.92 प्लस 0.076, 0.92 प्लस 0.076, कितना आ गया ये, दोनों को ऐड करके 0.92 प्लस 0.076, अरे अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं बोलना है भाई, 0.9985, 0.9985, ये क्या बोल रहे हो, 0.996 दिख रहा है। अगम क्या कर रहे तू, 0.996, और इसी तरीके से हाइड्रोजन का इंटू 100 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के केस में देखो तो 0.076 अपॉन 0.996 इंटू 100, अब ये कैलकुलेट करके बताओ दोनों वैल्यूज क्या आई। कार्बन का परसेंटेज कितना आया, अरे कार्बन का परसेंटेज कितना आया भाई, नाइन्टी टू पॉइंट थ्री सिक्स, 92.36। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7.64, 7.64। अब आपको क्या करना है, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो निकालना है, तो 92.36 अपॉन 12 और 7.64 अपॉन 1, ठीक है, 92.36 अपॉन 12, तो ये कितना आ गया, ये 7.613, और ये भी उसी के आसपास आ रहा है, ये 7.64 आ रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1 1 आ जाएगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, CH, ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब जरा और देखो आगे, दूसरे पार्ट में बोला गया कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है। बोला 10 लीटर एट STP अगर गैस का लें तो उसका मास 11.6 ग्राम है, इसको यूज करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, volume of gas at STP upon standard molar volume, and this is equal to amount of gas divided by molecular mass of the gas। तो इक्वेट करके आप देखो molecular mass of the gas अननोन है वो निकल जाएगा।
तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 11.6 डिवाइडेड बाई 10। तो ये सॉल्व करके बेटा आ जाता है 26, अप्रोक्सीमेटली ये 26 आ जाता है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 26 आ जाती है मॉलिक्यूलर मास। ठीक, और अब आपसे थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब देखो आपको इंपीरिकल फार्मूला मिल गया है और मॉलिक्यूलर मास पता चल गया है, तो इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लोगे यहां से। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 13। इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 13। तो यहां से n निकाल लोगे तो n इज इक्वल टू 26 बाई 13, 2 आ गया, n आ गया 2। अब आप निकाल लोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस इज क्या हो जाएगा CH ट्वाइस, यानी कि C2H2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस क्या है C2H2। C2H2 को क्या बोलते हैं एसिटिलीन और इथाइन। तो ये वेल्डिंग फ्यूल गैस भी बोला जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को यूज करते हैं गैस वेल्डिंग जब परफॉर्म करते हैं वहां पे, उसको ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं। आ गया समझ में सबको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो ये 5 मार्क्स सेक्शन में आता है ये। एक और क्वेश्चन लिखो, ब्यूटायरिक एसिड कंटेन्स only carbon, hydrogen and oxygen. Butyric acid contains only carbon, hydrogen and oxygen. आगे लिखो, a 4.24 milligram sample of butyric acid, a 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burnt. It gives 8.45 milligram CO2, 8.45 milligram CO2 and 3.46 milligram of H2O. 3.46 milligram of H2O. If the molecular mass of butyric acid, is 88 AMU, if the molecular mass of butyric acid is 88 AMU, what is molecular formula of the compound? What is molecular formula of the compound? तो ब्यूटारिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, मैं आपको थोड़ा कुछ बात और बता देता हूं। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है और दूसरे वाले बैच में कराया हुआ है, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एप्लीकेशन है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो है ऑप्शनल है, बट ये है कि हर अच्छे स्टूडेंट को जो है वो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मतलब
जो अपनी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे रखना चाहता है, हर स्टूडेंट को उस कंसेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब ये मतलब है, मैं अब ये चाहता हूं कि मंडे से आपकी क्लास जो है रेगुलर बैच के साथ हो जाए, दूसरे बैच के साथ हो जाए। तो इसलिए मैं क्लास तो कल से मर्ज कर रहा हूं, बट ये है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उधर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीओएसी का। तो उसका वीडियो लेक्चर है, जैसे आपकी क्लास जो अभी हो रही है, इस क्लास की भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग का सिंबल देख रहे होगे, तो उसी तरीके से उस क्लास की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मैंने पीओएसी डिस्कस किया है। तो मैं वो रिकॉर्डिंग जो है आपके पास आपको शेयर कर दूंगा। तो आप जो है रिकॉर्डिंग से वो पूरा कंसेप्ट को देख जाओ और पूरा अच्छे से उसके लिए उसका नोट्स बना लेना, ठीक है। और मतलब जो है, अब ऐसा नहीं कि अगर मैं क्लास को मर्ज कर रहा हूं तो वो कंसेप्ट आपका छूटा हुआ है, ये समझ लेना। तो उस कंसेप्ट को आपको लेक्चर, वीडियो लेक्चर के थ्रू उसको कवर कर लेना है। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ आराम से लेक्चर को देख करके पूरा कंसेप्ट का सिस्टमेटिकली नोट्स बना लो, जिससे आपका पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाए, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे नहीं। और कल की क्लास से आपको दूसरे बैच को कंटिन्यू कर लेना है। दूसरे वाले बैच में बेटा मैं स्टार्ट करूंगा उसमें टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री। उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड, पहले तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर मैं बता देता हूं, अभी टाइमिंग बता देता हूं। फिर मैं उसमें कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगा, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, यील्ड क्या होती है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है। तो ऐसे सारे टर्म्स जो है डिस्कस होने वाले हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कूल एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए अब आप तैयार हो। आपको मैंने जितनी बात बता दी है उसके बेसिस पे आप आराम से जो ये टर्म्स यूज इन स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है उसको आप कंफर्टेबली क्लास में सीख सकते हो। इसलिए मैं कल से आपकी क्लास को मर्ज कर रहा हूं दूसरे बैच के साथ। बट एक कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला आपका छूटा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का, उसका वीडियो लेक्चर मैं शेयर करूंगा बेटा। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उस लेक्चर को देख लेना और उसको कंप्लीट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? मैंने अभी जो आपको बताया आपको क्या करना है ये समझ में आ गया? ठीक है, वीडियो लेक्चर मैं शेयर करूंगा, उसको आपको देखना है, और क्लास आपको कल से कंटिन्यू करनी है दूसरे बैच के साथ। दूसरे बैच का टाइमिंग मैं बता देता हूं, क्लास होती है 4:15 टू 5:45। 4:15 टू 5:45 क्लास होती है बेटा। 4:15 टू 5:45 PM ये क्लास का टाइमिंग रहेगा, 4:15 से 5:45। ठीक है, और क्लास आपकी होगी मंडे टू थर्सडे। ये क्लास होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे को मैं टेस्ट रखता हूं, ठीक है। तो उसमें फ्राइडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये आपकी क्लास होगी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आपका भी एक टेस्ट होना है जितना पार्ट अब तक कवर हो चुका है। मतलब ये जो मैंने इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिस्कशन अभी किया है, ध्यान से सुन लो सारे सभी स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लास कोई बात नहीं, मैं अभी वो सारा अरेंजमेंट मैं करने वाला हूं, आप उसकी टेंशन मत लो। ये जो क्लास का आपका डिस्टरबेंस है, मैं इसको पूरा सब शेड्यूल करके जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं फिजिक्स वाले सर से भी बात कर लूंगा और बायो वाले सर से भी बात कर लूंगा, ठीक है, आप उसकी हेडेक मत लो। तो जो पार्ट मैंने अभी कवर किया है बेटा, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उस पे बेस्ड एक टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। तो आपको उस टेस्ट की पूरी तैयारी करके रखनी है।
फ्राइडे मैं टेस्ट रखूंगा। बात समझ में आ रही है सबको? फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। कहां से कहां तक? इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो अभी मैंने डिस्कशन आपको बताया हुआ है, इससे पहले का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा उसमें। जो कुछ भी मैंने अब तक क्लास में कराया हुआ है इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले, वो सब उसमें आएगा। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? एक मिनट में देख लेता हूं। अच्छा, विभूति का कुछ पार्ट रहता है पहले का। विभूति, तुमने क्लास कहां से स्टार्ट किया है, बता सकते हो? फर्स्ट क्लास जब आपने अटेंड किया था उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले कुछ डिफिनीशंस मैंने कराई हुई हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी में कुछ डिफिनीशंस हैं, सिंपल सिंपल डिफिनीशन। आप कुछ नहीं, उसको सिर्फ एनसीईआरटी से भी अगर आप कवर कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे उसमें मैंने बताया हुआ है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिजिकल क्वांटिटीज, यही सारी चीज डिस्कस हुई है, वो एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो जरूर आपको पता होना चाहिए, तो आपने किया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स जो है शेयर कर दूंगा, स्पेशली उसका नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप नोट्स से उसको कवर कर लोगे। उसका लेक्चर तो नहीं मिल पाएगा बेटा, नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। कपिल, हाँ ठीक है, कपिल जो है तुम्हारे लिए भी मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो पहले वाला पार्ट है उसका नोट्स या क्लास जो भी जैसा भी अरेंजमेंट हो पाएगा मैं जो है उसको अरेंज कर दूंगा। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर तो शायद हो सकता हो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो। पढ़ा है क्या कपिल? अच्छा, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो कुछ सिंपल सिंपल रूल्स हैं, वो मैं आपको नोट्स दे करके उसके बाद जो है नोट्स में जो चीज नहीं समझ में आएगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कल से आपकी क्लास जो है, कल से आपकी क्लास 4:15 हुआ करेगी, 4:15 to 5:45। और क्लास कौन कौन से दिन होगी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे आपका टेस्ट डे रहेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अदरवाइज जो वीडियो लेक्चर मैं शेयर करूंगा उसमें इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ना, इसका सोल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो क्लास को कंप्लीट करते बेटा फिर। ठीक है, कल क्लास आपकी 4:15 to 5:45 होगी। मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूं, यही आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको क्लास को ज्वाइन करना है। ओके बेटा।